नमस्कार। कभी सर्दियों में हाथ रगड़े हैं, गर्म हो जाते हैं। वो मैकेनिकल वर्क है जो हीट में बदल रहा है। या सोचिए पुरानी स्टीम इंजन के बारे में, हीट से वर्क हो रहा है। यही तो है थर्मोडायनामिक्स का सार। बिल्कुल। ये हीट, टेम्परेचर और सबसे जरूरी हीट दूसरे एनर्जी फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट होती है, जैसे वर्क, इसकी फिजिक्स है। हम इसमें बल्क सिस्टम्स देखते हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, न कि हर एक मॉलिक्यूल को। आज हम दिए गए सोर्सेज के कुछ कोर आइडियाज पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। हमारा मकसद है यहाँ बताए गए फंडामेंटल लॉज को समझना। कहाँ से शुरू करें? सोर्सेज में पहले इतिहास का जिक्र है, हीट को फ्लूइड समझने वाली बात। हाँ, पहले यही माना जाता था कि हीट एक अदृश्य फ्लूइड है, कैलोरिक, जो गर्म से ठंडे की तरफ बहता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जैसे काउंट रूमफोर्ड ने 1798 में तोप बनाते हुए देखा, उन्होंने कुछ और देखा। उन्होंने देखा कि जितनी हीट पैदा हो रही थी वो किए गए वर्क से जुड़ी थी, ना कि किसी सीमित फ्लूइड से। जैसे जितनी ज्यादा घिसाई उतनी ज्यादा हीट। इससे आधुनिक समझ बनी कि हीट असल में एनर्जी का ही एक रूप है, एनर्जी ट्रांसफर का तरीका। तो एनर्जी ट्रांसफर, इसका टेम्परेचर से क्या लेना देना है? सोर्सेज में थर्मल इक्विलिब्रियम की बात है, मतलब चीजें बैलेंस हो रही हैं। बिल्कुल सही। थर्मल इक्विलिब्रियम वो अवस्था है जब सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम बदलना बंद हो जाती हैं। अगर आप दो सिस्टम्स ए और बी को ऐसी दीवार से अलग करें जिससे हीट गुजर सके, डायथर्मिक वॉल, तो वो एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और आखिरकार एक स्थिर अवस्था में आ जाएंगे। वही थर्मल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, कहता है थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ। ये कहता है कि अगर सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब अगर TA इज इक्वल टू TC और TB इज इक्वल टू TC, तो TA इज इक्वल टू TB। हाँ, सुनने में शायद ऑब्वियस लगे, पर ये बहुत गहरा है। ये टेम्परेचर को एक कंसिस्टेंट, मापने योग्य प्रॉपर्टी के तौर पर स्थापित करता है। थर्मोमीटर इसी वजह से काम करते हैं। समझ गई। जीरोथ लॉ ने टेम्परेचर की नींव रख दी। अब सोर्सेज इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क में फर्क बताते हैं। ये सुनने में जुड़े हुए लगते हैं पर अलग है। हाँ, काफी अलग है। इंटरनल एनर्जी U वो सिस्टम के अंदर की कुल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। इसे सिस्टम के करंट स्टेट की एक प्रॉपर्टी समझिए, जैसे उसका प्रेशर या टेम्परेचर। ये एक स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम उस स्टेट तक कैसे पहुंचा। बिल्कुल, जैसे पहाड़ चढ़ना, आपकी आखिरी ऊंचाई सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि आपने कहां से शुरू किया और कहां खत्म किया, रास्ते पर नहीं। चाहे सीधा चढ़े या घूमकर, वो ऊंचाई इंटरनल एनर्जी की तरह है। लेकिन आपने कितनी मेहनत की, कितना पसीना बहाया, वो रास्ते पर निर्भर करेगा। हीट डेल्टा Q और वर्क W उसी मेहनत की तरह है। ये एनर्जी इन ट्रांजिट है, वो तरीके जिनसे एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री पार करती है। हीट ट्रांसफर होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वर्क होता है दूसरे तरीकों से, जैसे पिस्टन का हिलना। एक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी होती है, लेकिन वो हीट ट्रांसफर करता है या वर्क करता है। अच्छा, पहाड़ वाले उदाहरण से ये फर्क ज्यादा साफ हुआ। तो अगर हीट अंदर जाती है या वर्क होता है, तो इंटरनल एनर्जी बदलती है। ये तो फर्स्ट लॉ जैसा लग रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स असल में एनर्जी का हिसाब किताब है। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। सिस्टम को दी गई कोई भी हीट डेल्टा Q या तो उसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा U बढ़ाएगी, या सिस्टम उसका इस्तेमाल अपने सराउंडिंग्स पर वर्क डेल्टा W करने में करेगा, या दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। और हाँ, जबकि इंटरनल एनर्जी में बदलाव डेल्टा U सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर निर्भर करता है। ट्रांसफर हुई हीट डेल्टा Q और किया गया वर्क डेल्टा W इस पर निर्भर करते हैं कि आप इनिशियल से फाइनल स्टेट तक कैसे पहुंचे, मतलब पाथ पर खास बात यह है कि उनका अंतर डेल्टा Q, डेल्टा W हमेशा डेल्टा U के बराबर होता है, जो पाथ इंडिपेंडेंट है। हाँ, सोर्सेज में उदाहरण था कि जैसे कांस्टेंट प्रेशर P पर फैलती हुई गैस P डेल्टा V के बराबर वर्क करती है, तो एनर्जी कंजर्व होती है। लेकिन मेरी ठंडी होती कॉफी कभी मेज को ठंडा करके खुद बहुत गर्म नहीं होती, भले ही एनर्जी कंजर्वेशन इसकी इजाजत दे। इसे क्या रोकता है? वो आता है सेकंड लॉ के दायरे में। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की दिशा और सीमाओं पर पाबंदी लगाता है।
ये बताता है कि नेचुरल प्रोसेसेस किस दिशा में होते हैं। इसे प्रकृति का वन वे साइन समझिए। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि आप ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसका इकलौता नतीजा ये हो कि वो किसी सोर्स से हीट ले और उसे पूरी तरह वर्क में बदल दे। कुछ हीट रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। अच्छा। और क्लॉजियस स्टेटमेंट कहता है कि हीट अपने आप ठंडे से गर्म की तरफ नहीं बहती, बिना किसी और बाहरी प्रभाव के। इसमें हमेशा कोई कीमत चुकानी पड़ती है या कोई और असर होता है। ये रिवर्सिबिलिटी से जुड़ा है। असल दुनिया के प्रोसेस, कॉफी घोलना, फ्रिक्शन, गैस का फैलना, ये पूरी तरह रिवर्सिबल नहीं होते। आप घुली हुई कॉफी को आसानी से अनस्टर नहीं कर सकते। ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हमेशा कुछ एनर्जी को कम उपयोगी बनाते हैं, अक्सर हीट के रूप में डिसिपेट करके। आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेसेस तो थियोरेटिकल बेंचमार्क हैं। और इसी इरिवर्सिबिलिटी की वजह से असल इंजन्स की एफिशिएंसी सीमित होती है। सोर्सेज में कार्नोट इंजन का जिक्र है। हाँ, कार्नो इंजन एक थियोरेटिकल, पूरी तरह रिवर्सिबल इंजन है जो 2 टेम्परेचर्स, एक हॉट सोर्स T1 और एक कोल्ड सिंक T2 के बीच काम करता है। इसकी अहमियत यह है कि यह मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी की सीमा तय करता है। E = 1 T2 T1। ध्यान दीजिए, एफिशिएंसी सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स पर निर्भर करती है और किसी चीज पर नहीं। कोई भी रियल इंजन इरिवर्सिबिलिटी के कारण इस लिमिट को कभी पार नहीं कर सकता। ठीक है, तो संक्षेप में जीरोथ लॉ इक्विलिब्रियम के जरिए टेम्परेचर को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्व करता है, डेल्टा Q = डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट प्रॉपर्टी को हीट और वर्क, एनर्जी इन ट्रांजिट, पाथ डिपेंडेंट से अलग करता है। और सेकेंड लॉ दिशा और सीमाएं तय करता है, दिखाता है कि परफेक्ट एफिशिएंसी नामुमकिन है, जिसमें कार्नोट साइकिल थियोरेटिकल सीलिंग है। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन, हीट का फैलना, मिक्सिंग, ये सब हर जगह है। इसका मतलब है कि हर रियल एनर्जी कन्वर्जन में यूजफुल वर्क करने की कुछ क्षमता अनिवार्य रूप से खो जाती है, आमतौर पर लो ग्रेड हीट के रूप में। तो इस सब का मतलब क्या है? सोचने के लिए एक बात यह है, चूंकि यूनिवर्स मूल रूप से इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के साथ काम करता है, तो हमारे आसपास की हर चीज में, कारों, पावर प्लांट्स, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में कितनी यूजफुल एनर्जी, कितना पोटेंशियल लगातार लॉस्ट या डीग्रेड हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि हकीकत एक परफेक्ट रिवर्सिबल इंजन की तरह नहीं चलती।